नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो इंस्टाग्राम के लिए नहीं यूट्यूब के लिए रहेगा क्योंकि यह वीडियो लंबा होगा। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आदिकाल के संपूर्ण रचनाओं, नामकरण, विशेषताओं को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखें नामकरण। किन विद्वानों ने क्या नामकरण किया आदिकाल के। बहुत से नामकरण हुए, 50 से अधिक नामकरण हुए हैं, लेकिन आपके काम के केवल यही हैं। सबसे पहला नामकरण वीर गाथा काल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और इसी वीर गाथा काल जो सबसे अधिक पूछा जाता है, इसी के नामकरण पर सबसे अधिक विवाद रहा, इसलिए यह परीक्षाओं में चर्चा का विषय अधिक रहता है। दूसरा है वीर गाथा काल। इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस काल में राजा छोटे छोटे, हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था और उनके पास दरबारी कवि हुआ करते थे। वे अपने राजाओं की झूठी मूठी प्रशंसा किया करते थे। प्रशंसा किसकी करते थे? उनके युद्ध की, उनकी वीरता की। और शुक्ल की यही विशेषता है कि यह देश काल वातावरण को ध्यान में रखते हुए नामकरण करते हैं, इसीलिए इन्होंने इसको कहा है वीर गाथा काल। भक्ति काल में भक्त की विशेषता रही, भक्त की अधिकता रही, इसलिए इन्होंने कहा भक्ति काल। रीति काल में रीत की विशेषता रही, इसीलिए इन्होंने कहा रीति काल। और आधुनिक काल में गद्य की परिपाटी चल पड़ी, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। जो देश काल वातावरण जो रहता है उसी के अनुसार रामचंद्र शुक्ल नामकरण करते हैं। चारण काल गियर्सन ने कहा। चारण काल गियर्सन ने इसलिए कहा क्योंकि जो दरबारी कवि होते थे उनको चारण कहा जाता था। यह हिंदी साहित्य की जब शुरुआत हुई है तो इन्हीं चारण कवियों के द्वारा हुई है, दरबारी कवियों के द्वारा हुई है, इसीलिए जॉर्ज गियर्सन ने इस काल को चारण काल कहा। क्योंकि यहाँ कोई कवि नहीं है, यहाँ कोई लेखक नहीं है, बल्कि है कौन? अगर तो भाट कवि हैं और चारण कवि हैं, यह उनका काल है, इसीलिए जॉर्ज गियर्सन ने इस काल को चारण काल कहा। रामकुमार वर्मा जी ने कहा संधि एवं चारण काल। चारण काल क्यों कहा होगा आप इसमें जान चुके होंगे। इन्होंने संधि काल क्यों कहा? संधि काल इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हमारी हिंदी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इन दोनों के बीच में जो संधि का समय है यह चारणों का समय रहा है। अर्थात अपभ्रंश से अब हमारी भाषा हिंदी की तरफ लुढ़क रही थी, तो संधि माने जोड़ने वाला काल, अपभ्रंश और हिंदी को जोड़ने वाला काल के कारण रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल कहा, और चारण कवियों की अधिकता थी इसलिए चारण काल कहा। आरंभिक काल। आरंभिक काल माने शुरुआती काल, हिंदी की शुरुआत का काल, इसीलिए मिस्र बंधुओं ने इस काल को आरंभिक काल कहा। मिस्र बंधुओं में पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं में कौन लोग हैं। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नाम का हिंदी इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसमें 3 लोग हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। प्रारंभिक काल जो आरंभिक है वही प्रारंभिक है, और उन्मेष मीन्स होता है जहां से शुरुआत हो, जहां से उत्थान की शुरुआत हो, उसको उन्मेष काल कहते हैं। तो गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा और उन्मेष काल कहा। यह ध्यान रखेंगे, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है और गणपति गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। आदिकाल जो सर्वमान्य है, इसको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रामचंद्र शुक्ल जो विशेषता बताते हैं या किसी काल में जो चीज बताते हैं, अगर इनका कोई विरोध कर पाता है तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सिद्ध सामंत काल। इस काल में 84 सिद्ध हुए थे। बौद्ध धर्म विकृत होते हुए बौद्ध धर्म से हीनयान, महायान, महायान से मंत्रयान, मंत्रयान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान आया। तो उन सहज में 84 सिद्ध थे। यह उनका काल था। सहरपा, कहड़पा, सबरपा, लुईपा इत्यादि। और सामंतों का काल था, जो छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, उन्हें सामंत काल कहा जाता है। तो यह काल 84 सिद्धों का था, उनकी रचनाएं थी, सहरपा, कहड़पा, लुईपा की, और सामंतों का काल था। इसीलिए राहुल सांकृत्यायन ने इसको क्या काल कहा है? सिद्ध और सामंत काल। सिद्ध और सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा है कि यहां से हिंदी की नींव पड़ी है, आधार पड़ा है। और बीज वपन काल, बीज बोया गया, हिंदी का बीज बोया गया, इसको कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका को संपादन किया है और हिंदी को खड़ी बोली बनाने में इनका अभूतपूर्व योगदान है। अब विशेषताएं देखिए।
हमने आपको पहले ही बताया, इस काल में चारण कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे, भाट कवि हुआ करते थे। अपने राजा के अलावा उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अपने राजाओं की केवल वह क्या करते थे, झूठी मूठी प्रशंसा किया करते थे। अपने राजाओं की झूठी मूठी प्रशंसा किया करते थे। उनका राजा कायर है तब भी वह कहते थे हमारा राजा वीर है, और हमारा राजा 80 किलो की तलवार उठाता है, शब्दवेदी बाण चलाता है। तो देश में क्या चल रहा है, देश में गरीब खाने बिना मर रहा है, या देश की क्या दुर्दशा है, इस पर इनका ध्यान नहीं जाता था। जबकि साहित्यकार और पत्रकार का यह उद्देश्य होता है कि राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, समाज में फैली कुरीतियों, समाज में फैली दुर्व्यवस्था इत्यादि का शासन सत्ता या राजा को परिचित कराना। तो आश्रयदाता जिनके दरबार में रहते थे उन्हीं की क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। अच्छा, प्रशंसा करते थे। यहीं से आप आइए, यहाँ डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग करते थे। ये डिंगल भाषा वह भाषा है जिसमें डींग बहा की जाती थी, राजाओं की डींग हाँकते थे। और पिंगल भाषा में थोड़ा कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता था, अर्थात श्रृंगार रस का जहाँ प्रयोग होता था वहाँ पिंगल भाषा का प्रयोग होता था, और जहाँ वीर रस के लिए प्रयोग होता था वहाँ डिंगल भाषा का प्रयोग होता था। और इस काल में आप जानते हैं कि वीर रस की ही प्रधानता रही, तो सबसे अधिक यहाँ डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, अर्थात डींग मारने वाली भाषा। युद्धों का वर्णन किया गया है। कभी ऐसे थे कि राजा युद्ध करने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राजा कायर है या वीर है, लेकिन अपनी राजा की वीरता का वह वर्णन किया करते थे। और वीरता किसमें, युद्धों का। यानी राजा हमारा शब्दवेदी बाण चलाता है, राजा हमारा 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण से ऊपर से मार देता है। यानी राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन करते थे, जैसे उन्होंने चित्र देखा हो। कभी युद्ध के क्षेत्र में नहीं जाता था, लेकिन ऐसा वर्णन करता था कि जैसे युद्ध उसने अपनी आंखों से देखा हो। वीर रस एवं श्रृंगार रस, वीर रस की इस काल में प्रधानता रही, कहीं कहीं श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। राष्ट्रीयता का भाव, कवि हमारे जो थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का कोई बीज अंकुरित नहीं हुआ था। राष्ट्र में क्या हो रहा है, राष्ट्र की क्या दुर्दशा है, इससे कोई मतलब नहीं होता था। केवल मतलब किससे था, तो अपने राजा का, जिसके आश्रय में वो रहते थे, जिसके दरबार में रहते थे। राष्ट्रीयता का अभाव, राष्ट्र में क्या दुर्व्यवस्था फैली हुई है, क्या अव्यवस्था फैली हुई थे, इससे राजाओं को परिचित नहीं कराते थे। कभी केवल राजा का यशोगान किया करते थे उनके दरबार में। अनेक छंदों का प्रयोग करते थे, यहां तक कि आप जानते हैं पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जबकि 56 उनका निजी छंद है। 56 वीर रस के लिए उपयुक्त छंद माना जाता है, और पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया। तोमर, नाराज इत्यादि 56 वगैरह छंदों का प्रयोग किया गया है। तो 56 वीर रस के लिए उपयुक्त छंद माना जाता है, और सवैया श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त छंद माना जाता है। तो अनेक छंदों का प्रयोग भी करते थे, और प्रबंध काव्यों की रचना करते थे। आप सोचेंगे प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य वह होता है जहां कथा व्यवस्थित क्रम में चलती है। यानी अगर किसी राजकुमार का वर्णन हो रहा है तो राजकुमार के जन्म से लेकर फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, यानी क्रम बाई क्रम जब कथा चलती है, एक व्यक्ति से जुड़ी हुई कथा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, तो उसी को प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध माने व्यवस्थित काव्य कहते हैं, तितर का बितर नहीं रहता। और प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य। खंड काव्य वह होता है जिसमें किसी नायक के एक जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य वह होता है जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। महाकाव्य के लिए 7 से अधिक खंड या सर्ग होने चाहिए, और खंड काव्य के लिए 7 या 7 से कम सर्ग होने चाहिए। जैसे रामचरितमानस में राम के जन्म से लेकर अंत तक की कथा है, राम के इर्द गिर्द ही पूरी कथा घूमती है, इसीलिए रामचरितमानस को महाकाव्य कहा जाता है, और खंड काव्य प्रबंध काव्य कहा जाता है। खंड काव्य उसे कहते हैं जैसे कर्ण खंड काव्य है, कर्ण के जीवन के पहले की कथा नहीं है, बाद की कथा नहीं है, बल्कि महाभारत में जब कर्ण आया वहां से जब उसकी कथा शुरू होती है तो उसको खंड काव्य कहते हैं। और महाकाव्य होती है जहां कोई श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ कोई नायक हो और उसके साथ एक नायिका भी जुड़ी होती है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक कथा 7 से अधिक काव्य खंडों में विभाजित होकर चलती है, उसको खंड काव्य कहते हैं। एक महाकाव्य में
एक खंड का कई खंड काव्य हो सकते हैं। जैसे राम के इर्द गिर्द कथा चल रही है, बीच में हनुमान की कथा आ जाती है, तो बीच में बाली की कथा आ जाती है, तो इसे खंड काव्य कहा जा सकता है मोटे तौर पर। अब आती है रचना। रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में 12 रचनाओं को मात्र ही प्रामाणिक माना है, जबकि और भी रचनाएं हैं, कुछ श्रृंगारिक रचनाएं हैं। इस काल में भी छुटपुट गद्य की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है और यही रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। हमीर रासो, रासो शब्द से तात्पर्य है वीरता का काव्य। सारंगधर, विजयपाल रासो, नल सिंह, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता और कीर्ति पताका और पदावली, पदावली मैथिली की रचना है और बहुत श्रृंगारिक रचना है। राधा और कृष्ण का वर्णन है। इसके लेखक रचयिता हैं विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। और हिंदी साहित्य में अगर सबसे अधिक उपाधियां किसी को प्राप्त हैं तो विद्यापति को। खुमार रासो, दलपत विजय राजा खुमार का वर्णन है, इसमें विजयपाल राजा का वर्णन है, इसमें हमीर रासा का, इसमें कीर्ति सिंह का, इसमें जय सिंह का। बीसल देव रासो में बीसल राजा का। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है और यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद है परमाल रासो, जगनी की जिसके रचनाकार हैं और परमाल रासो को ही आल्हा खंड कहा जाता है। जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र राजा के बारे में भट्ट केदार ने लिखा है। जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि और खुसरो, इस काल में खुसरो ही है कैसे थे जो पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल इत्यादि लिखते थे। और यह अपने समय में 13 राजाओं का शासन इन्होंने देखा था और दरबारी कवि थे, लेकिन ये वीर गाथा की रचना नहीं करते थे इस तरह से।